दो बार प्रेसिडेंट बनने के बाद 2008 में जब पुतिन प्राइम मिनिस्टर बने थे तब उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेला। क्या हुआ कि रशिया में कोई भी प्रेसिडेंट लगातार 3 टर्म्स तक प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि प्रेसिडेंशियल टर्म का लॉ ही बदल डाला, जो कि पहले 4 साल का होता था उसे बदलकर 6 साल का कर दिया। साथ ही उन्होंने सबको ये भी क्लियर कर दिया कि ये जो नया रूल है वो 2012 के बाद से ही लागू होगा। और पता है 2012 ही वो साल था जब फिर से रशिया में प्रेसिडेंट को लेकर इलेक्शन होने वाले थे। मतलब बहुत सफाई से पुतिन ने अपनी प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री ही डिलीट कर दी और इस चेंज के बाद पुतिन ने 2 और टर्म्स रशिया पर रूल किया। लेकिन एक प्रॉब्लम तो अभी थी कि रूल के हिसाब से कोई भी लगातार 3 बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। इसलिए 2020 में पुतिन ने सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया कि करंट प्रेसिडेंट के पहले के सब टर्म्स काउंट ही नहीं होंगे, यानी कि पुतिन लीगली अब 2036 तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे। अब ये बंदा जो बाय हुक और क्रूक पिछले 25 सालों से रशिया की गद्दी संभाल रहा है, उसे आखिर चाहिए क्या? तो इसका जवाब है द ग्रेटर रशिया। अब इसका क्या मतलब है और एग्जैक्टली मैं यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जब सोवियत ब्लॉक कोलैप्स हुआ था तब पुतिन ने इसको लेकर कहा था कि ये 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल ट्रेजेडी है। You also have said that the worst thing that happened last century was the collapse of the Soviet Empire. और ये उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि एज अ केजीबी एजेंट उन्होंने पूरी जिंदगी अपने देश की सिक्योरिटी पर खर्च कर दी थी और ऐसे में उनकी आंखों के सामने उनकी कंट्री 15 टुकड़ों में बट चुकी थी। लेकिन आज जो कि उनके पास केजीबी का एक्सपीरियंस भी है और साथ ही पॉलिटिकल पावर भी है, तो क्या अब ये पॉसिबल नहीं है कि वो सोवियत यूनियन को फिर से जोड़ने की कोशिश करे, वैसे ही जैसे इंडिया में अखंड भारत की बात होती है? और ये सवाल मेरे दिमाग में ऐसे ही रैंडमली नहीं आया है। इस डॉक्यूमेंट्री पर जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे ये 5 शॉकिंग पैटर्न्स मिले और वहीं से मेरे दिमाग में ये सवाल पॉपअप हो गया। और इन्हीं 5 पैटर्न्स को कनेक्ट करके हम ये गेस कर सकते हैं कि पुतिन सच में बिखरे हुए सोवियत ब्लॉक को रीयूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। पैटर्न नंबर 1 इज द ट्रिगर। देखो, सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हुआ था तो उसके तुरंत बाद जो वेस्ट कंट्रीज थी उन्होंने अपना सर्कल और पावर बढ़ाने के लिए नेटो को ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। नेटो बेसिकली कुछ कंट्रीज का एक ऐसा ग्रुप है जिसके किसी भी मेंबर पर अगर अटैक होता है तो उसके बाकी सारे मेंबर्स आकर उसे डिफेंड करते हैं। अब हुआ क्या कि 1991 के बाद एस्टोनिया, लातविया ऐसी कई कंट्री जो कि पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थी, उन्होंने नेटो को ज्वाइन करना शुरू किया था। और इसके चलते क्या हुआ कि जो नेटो मेंबर्स वाली कंट्रीज है वो रशियन बॉर्डर्स के बहुत क्लोज आती जा रही थी और इसको रोकने के लिए पुतिन अपनी नेबरिंग कंट्रीज पर डायरेक्ट अटैक भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर दी। Which brings me to the pattern number 2, the economic web। देखो, पुतिन जानते थे कि वो अगर सीधा इन्वेजन करेंगे तो दुनिया ऑब्वियसली उन्हें अपोज करेगी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि 2015 में EAEU यानी यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन क्रिएट किया, जिसमें रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, अर्मेनिया और किर्गिस्तान ये कंट्रीज साथ मिलकर ट्रेड करती है। लेकिन इस ग्रुप का कंट्रोलिंग पावर ज्यादातर रशिया के पास है। अब देखा जाए तो ये एक बहुत ही कॉमन ट्रेड डील है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे यूनियन से दूसरी कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस होते हैं वो बेटर होते जाते हैं। और इस ग्रुप के अंडर ये जितनी भी कंट्रीज है वो पहले सोवियत यूनियन के अंडर ही आती थी, मतलब इनडायरेक्ट वे में ही सही, लेकिन पुतिन इन कंट्रीज के साथ अपना रिलेशन फिर से इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं पैटर्न नंबर 3 पर, दैट इज मिलिट्री अम्ब्रेला। 2002 में पुतिन ने CSTO नाम से एक और ग्रुप फॉर्म किया जिसमें बेलारूस, कजाकिस्तान, अर्मेनिया, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और खुद रशिया ये 6 कंट्री शामिल हैं। और ये सभी कंट्रीज पहले सोवियत यूनियन के अंडर ही ऑपरेट होती थी। इस CSTO ग्रुप का बेसिकली ये मोटिव था कि कोई भी देश अगर इस ग्रुप की किसी भी मेंबर कंट्री पर अटैक करता है तो रशिया के सोल्जर्स वहां जाकर सिक्योरिटी के नाम पर कंट्रोल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2022 में कजाकिस्तान में कुछ दंगे हुए थे, तब रशिया ने CSTO के नाम पर वहां पर अपने ट्रूप्स भेज दिए थे। तो पुतिन का ये मूव भी दिखाता है कि किस तरह वो साइलेंटली अपनी पावर को एक्सपांड कर रहे हैं। अब आते हैं पैटर्न नंबर 4 पर। देखो, ये जॉर्जिया नाम की कंट्री है जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थी। 2008 में क्या हुआ कि इन्होंने नेटो ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था, तो पुतिन ने क्या किया, उसी साल जॉर्जिया पर अटैक कर दिया और उनके साउथ ओसेटिया और अब्खाजिया नाम के इन 2 रीजन्स को रशिया के अंडर ले लिया, जिसके बाद जॉर्जिया ने कभी भी नेटो को ज्वाइन नहीं किया। अब इस कंट्री को देखो, ये क्रीमिया है जो कि पहले यूक्रेन का पार्ट था, लेकिन 2014 में पुतिन ने क्या किया, वहां पर अपनी आर्मी को भेजकर एक रेफरेंडम करवा दिया कि वहां के कितने लोगों को रशिया के साथ रहना है। और पता है वहां के 90% लोगों ने कहा कि उन्हें रशिया के साथ रहना है और उसके तुरंत बाद जो क्रीमिया है वो रशिया का हिस्सा बन गया। आगे 2022 में पुतिन ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन शुरू कर दिया और पता है इस इन्वेजन को लेकर पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन रशिया का एक हिस्टोरिकल पार्ट है। अब वैसे देखा जाए तो हिस्टोरिकल पार्ट तो बाकी 13 कंट्रीज भी है, तो पुतिन ने यूक्रेन को लेकर ये जो स्टेटमेंट दिया है, तो क्या वो ये सेम स्टेटमेंट आगे जाकर बाकी 13 कंट्रीज के लिए भी नहीं दे सकते? अब आता है पैटर्न नंबर 5 पर। पता है पुतिन ने एक आइडियोलॉजी लॉन्च की है जिसका नाम है रस्की मीर
और इसका मतलब होता है द रशियन वर्ल्ड। इस आइडियोलॉजी का बेसिकली ये कहना है कि दुनिया में जहाँ जहाँ रशियन लैंग्वेज बोली जाती है, जहाँ जहाँ रशियन कल्चर या ऑर्थोडॉक्स रिलीजन फॉलो होता है, वो सब एक एक्सटेंडेड रशिया का पार्ट है। और जो रशियन लैंग्वेज और रशियन कल्चर है वो मोस्टली सोवियत यूनियन ब्लॉक में ही प्रेजेंट है। इसीलिए क्या ये पॉसिबल नहीं है कि पुतिन, जो कि एक केजीबी एजेंट रह चुके हैं, उन्होंने सिर्फ वर्ड प्ले करके अपने रियल इंटेंशंस को दिखाने की कोशिश की है। तो ये थी वो पूरी पिक्चर जिससे समझ आता है कि पुतिन सिर्फ रशिया को रूल नहीं कर रहा है, बल्कि शायद हिस्ट्री को रिवर्स करने की कोशिश भी कर रहा है। बट द पॉइंट इज कि क्या एक आदमी सोवियत यूनियन जैसे सिस्टम को फिर से जिंदा कर सकता है? और अगर मान लो कि रशिया फिर से वही रास्ता चूज करता भी है, तो क्या दुनिया ऐसा कुछ फिर से होने देगी? आप क्या सोचते हो? कमेंट्स में बताओ।